मेरा नाम है आरुषि शर्मा। मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर और इंस्टाग्राम पे जो भी आप सबने मुझसे क्वेश्चंस पूछे थे, उनमें से कुछ रेलेवेंट क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो के लिए चूज़ किए हैं, जिनके जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ When we have to register in Delhi University portal। तो अभी तक तो ऐसी कोई डेट आई नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोर्टल जो CSAS पोर्टल है कब शुरू होगा। बट जो पब्लिक नोटिस आया था उसमें कहा गया था कि डॉक्यूमेंट्स 15 मई तक आप अपने पास रखें, तो अराउंड दैट टाइम ही पोर्टल शुरू होगा। अभी तक तो वो कोई नोटिस आया नहीं है कि वो कब पोर्टल ओपन करेंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या सारे सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम एक ही दिन में होगा? जो मेरे एग्ज़ाम्स थे वो सारे एक दिन में हो गए थे, बिकॉज़ मैंने सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया था। बट मेरे कुछ दोस्तों का 4 दिन एग्ज़ाम भी हुआ है, बिकॉज़ उन्हें बहुत सब्जेक्ट्स भरे थे। तो अगर आपने ज़्यादा सब्जेक्ट्स लिए हैं तो ज़्यादा स्लॉट्स में हो सकते हैं, और हो सकता है आपने 2 ही एग्ज़ाम्स लिए हैं बट वो अलग स्लॉट में आए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सबके सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा, बट इफ़ यू आर लकी मेरी तरह तो ऑफकोर्स हो जाएगा। So the next question is, I have a doubt, please reply सिसो। सो मैं आर्ट्स स्ट्रीम में हूँ एंड 12th में मैंने पॉल साइंस की जगह को ले लिया था एंड फिज़िकल एजुकेशन भी नहीं लिया था, बट मैंने CUET में पॉल साइंस और फिज़िकल एजुकेशन भी भरा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा ना इससे DU में एडमिशन के लिए? तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, बट जो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं यानी फ़िज़िकल एजुकेशन एंड पॉल साइंस, तो इन दोनों का जो सब्जेक्ट का स्कोर होगा वो आपके टोटल स्कोर में ऐड नहीं होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऐड करती हैं, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी सिर्फ वही स्कोर ऐड करेगी सब्जेक्ट्स के जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में लिए थे। So the next question is, please suggest what only NCERT is sufficient for CUET। आपने CUET के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? तो पहले क्वेश्चन का जवाब है कि नहीं, NCERT is not sufficient for CUET। मैथ्स में NCERT से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था जहाँ तक मुझे याद है। NCERT लेवल के क्वेश्चंस नहीं थे CUET के मैथ्स में। और जनरल टेस्ट की तो हमारे पास ऑफ कोर्स NCERT की कोई बुक नहीं है। इंग्लिश के लिए भी NCERT नहीं चलेगी, आपको एक्स्ट्रा बुक लेनी चाहिए थी। अब तो इतना टाइम नहीं बचा है, बट NCERT से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और वही आप बाद में बड़े बड़े क्वेश्चंस पे, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो NCERT आपका क्लियर होना चाहिए, वो तो मैंडेटरी है, बट सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्वेश्चंस की। और सेकंड क्वेश्चन का जवाब है कि मैंने CUET के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी। तो मैंने एक एक्स्ट्रा बुक ले ली थी जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस थे वो सॉल्व किए थे, और जो अड्डा 24/7 है उसके एक 1 शॉट वीडियो आती थी, उसमें सिर्फ वो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराते थे। तो वैसे मैंने बहुत क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं, तो वहीं से मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी। सो द नेक्स्ट इज़, दीदी प्लीज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स समझाइए, बहुत कन्फ्यूजन है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी है तो उसमें आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, आपको सिर्फ 10th का और 12th का चाहिए, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हैं। आप वहाँ पे वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए। SC कैटेगरी के लिए अलग चाहिए, ST कैटेगरी के लिए अलग चाहिए, फिर OBC के लिए अलग है। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप चेक कीजिए और उस हिसाब से आप वो डॉक्यूमेंट्स से 15 मई से पहले तैयार कीजिए अपने पास इन अ वैलिड फॉर्मेट। बिकॉज़ DU बहुत नखरे करता है बाद में। मैंने 12th की मार्कशीट जो है वो डिजिटली भर दी थी, तो बाद में मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझसे मेरी ओरिजिनल मार्कशीट मांगी थी। तो वो ध्यान से भरिएगा, बिकॉज़ बहुत प्रॉब्लम आती है बाद में, बार बार अपलोड करवाते हैं। The next question is, how you allotted time to all your subjects so that you cracked it in less time। हर एक स्टूडेंट का डिफरेंट वे होता है पढ़ाई का। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि 1 घंटा मैथ्स पढ़ लिया, दूसरे घंटे साइंस पढ़ लिया, और बारी बारी करते हैं ताकि वो बोर ना हो जाए। बट मैं क्या करती हूँ कि मैं एक दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, बिकॉज़ मुझे ऐसे पसंद नहीं है कि सब ऐसे मैथ्स क्रिएट करना। तो जिस दिन मैं मैथ्स पढ़ती थी उस दिन मैं मैथ्स ही पढ़ती थी, और मैं कोशिश करती थी कि जितने ज़्यादा हो सकते उतने सिलेबस में कंप्लीट कर लूँ, जितना कम टाइम था मेरे पास उस हिसाब से। मैं ये करती थी कि ज़रूरी नहीं है कि मैं एक टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करूं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर LCM और HCF है तो वो बहुत इजी
क्वेश्चंस है वो उसका सिर्फ एक क्वेश्चन करूँगी, लेकिन अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है उनके मैं 5-6 क्वेश्चंस करती थी, और जब तक मुझे वो लाइक क्लियर ना हो जाए मेथड कि ये कैसे सॉल्व करना है, और जैसे मुझे ऐसे क्लिक हो जाता था माइंड में, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चेंज कर देती थी। ये बहुत एफिशिएंट वे है मेरे लिए पढ़ने का, बट आपको अपने हिसाब से करना है बिकॉज टाइम बहुत कम पड़ा है, बहुत कम बचा है। आप जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, और कोशिश कीजिए कि जो आपके ऑलरेडी टॉपिक्स होल्ड में हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं उसमें तो हम स्कोर करें। ऐसा ना हो कि आप सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में जो आपको आता था वो भी भूल जाएं। इसीलिए फोकस कीजिए कि जो आपको आता है उसे आप रिवाइज करते जाएं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई वॉन्ट टू आस्क, मैंने एक गलती कर दी। मैंने सोचा जितनी कॉलेज का ऑप्शन डालूंगा उतना फ़ीस बढ़ जाएगा, तो मैंने बस DU वाला ही डाल दिया था, तो थोड़ा मुश्किल होगा ना मिलना। मैंने PCM इंग्लिश और जनरल टेस्ट लिया है। CUT फॉर्म के अंदर तो फ़ीस बढ़ती नहीं, बट ऑफकोर्स अगर आप अभी DU में पोर्टल में भरेंगे तो वहाँ पे अलग फ़ीस होगी, BHU में भरेंगे तो अलग फ़ीस होगी, किसी और यूनिवर्सिटी में भरेंगे तो अलग फ़ीस होगी। तो ऑफ कोर्स जितने यूनिवर्सिटीज़ में आप भरेंगे उतने आपके ऑप्शंस बढ़ जाएंगे, पर उसके साथ फ़ीस भी बढ़ जाएगी। CUT में अगर आप डालते तो फ़र्क नहीं पड़ता। अभी भी आपके पास टाइम है, जब इन कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन होंगे आप सब में भर दीजिए। ऑफ कोर्स जितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी उतनी फ़ीस तो बढ़ेगी ही। So the next question is how many mocks did you give for each? इंग्लिश के लिए मैंने इतने मॉक्स नहीं दिए थे बिकॉज़ मेरा इंग्लिश मेरे हिसाब से थोड़ा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। जनरल टेस्ट के लिए भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करती थी, इतने मॉक्स नहीं किए थे, बट 10 तक तो किए थे मैंने, और मैथ्स के लिए मैंने बहुत मॉक सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ वाज योर लेवल इन दीज सब्जेक्ट्स व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग जस्ट 15 days बिफोर। तो जैसे कि मैंने कहा कि इंग्लिश तो मेरा ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग था। जनरल टेस्ट में करंट अफेयर्स मेरा बहुत वीक है, अभी भी वीक है, तब भी वीक था, इसलिए करंट अफेयर्स पे मैंने इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया था। बट मेरा मेंटल एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग था, मेरा मैथ्स जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए इतनी डिफ़िकल्टी मुझे नहीं आई। बट अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है तो आप वो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ऑफ कोर्स पढ़ना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम पड़ा है, तो अब डट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड यू कवर योर सिलेबस सो फास्ट। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन के आंसर में बताया कि ज़्यादा ऐसा मत करो कि जो इजी टॉपिक्स है उस पर भी बैठे रहो, उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। जितना जल्दी आप कर सकते हो सिलेबस कंप्लीट उतना फास्ट करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन हर एक टॉपिक का, बिकॉज आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे आता है, बट आप जब पेपर दोगे तो भूल जाओगे। इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व करो, पर जो इजी टॉपिक्स हैं उनके कम सॉल्व करो, उस पर मत बैठे रहो। जो थोड़े डिफ़िकल्ट है उन जब तक वो क्लिक नहीं होते तब तक क्वेश्चन सॉल्व करो, तो ऐसे बहुत फास्टली आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जो इजी है LCM HCF के भी 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नहीं, हम वो पहले पढ़ चुके हैं, हम क्यों वो सॉल्व करेंगे। और जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स है जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, उसके वो 2-3 ही करेंगे, तो क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको एग्ज़ाम में सब भूल जाएगा। इजी टॉपिक्स के कम करो, डिफ़िकल्ट के ज़्यादा करो, और जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। नेक्स्ट इज़ हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इन दोज डेज़। तो मेरा तो ये है कि मैं एक जगह बैठ नहीं सकती ज़्यादा देर तक के लिए, इसीलिए मैं 1 घंटा पढ़ती थी, उठ के घूम फिर के आती थी, फिर एक और पढ़ती थी। तो ऐसा मेरा फिक्स नहीं था कि हाउ मेनी आवर्स डिड आई स्टडी इन दोज डेज। जितना हो सकता था उतना करती थी, दैट्स व्हाट आई वुड से। Didi, I haven't studied anything for English language section and only 15 days are remaining. I am very confused from where should I start and is it still possible as my domain section preparation is good but I haven't done anything in English language. What should I do? तो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि 10th तक मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं थी। लाइक मेरी इंग्लिश फ्लुएंट थी बट वोकैब मेरी थोड़ी वीक थी। तो लॉकडाउन के अंदर मैंने बहुत सारी बुक्स रीड करना शुरू कर दिया, और जो मैं के ड्रामास देखती थी उसमें कोरियन लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आती थी, इसलिए इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ देखती थी। तो वो रीडिंग और लिसनिंग की जो हैबिट है वो मेरी बन गई, उसकी वजह से मेरी जो है वोकैबुलरी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई। ऑफकोर्स अब इतने कम दिन में तो के ड्रामा स्टार्ट नहीं कर दोगे देखना, बट ये फ्यूचर के लिए जो फ्यूचर एग्ज़ाम अगर आप कभी दोगे तो अगर आपको इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करनी है तो ये बहुत अच्छी टिप है। रीड अ लॉट, बुक्स रीड करो, न्यूज़पेपर्स रीड करो,
जो भी आप फ़ॉरेन मूवी देखो, फ़ॉरेन ड्रामे देखो, तो आप इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ देखो ताकि आप वो पढ़ो, और उससे बहुत फ़ायदा होता है। बट अब मैं इतने कम टाइम के लिए आपको बस एक ही एडवाइस दे सकती हूँ कि आप जितने हो सकते हैं मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। आपने जैसे कहा कि आपकी इंग्लिश अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो जितने क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं उतने कीजिए, बिकॉज हो सकता है कि एक क्वेश्चन सेम आ जाए। जो CUT के मॉक टेस्ट बना रहे हैं, जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, वो बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं, वो 15-15 सालों का एक्सपीरियंस उन लोगों को है। तो हो सकता है एक क्वेश्चन सेम आ जाए, तो वो भी तो बहुत बड़ी बात होगी। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, सेम पैटर्न के हो सकते हैं, तो फ़ायदा ज़रूर होगा। फ़िलहाल तो इन 4-5 दिनों में आप वही कर सकते हैं। एंड माई फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वीडियो, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सबको सुनना पड़ेगा। चीटिंग होती है वहाँ? तो इन नॉर्मल लैंग्वेज, इन वन वर्ड, नहीं, चीटिंग नहीं होती है वहाँ, इसलिए पढ़कर जाइए प्लीज़। बिकॉज़ वो एग्ज़ाम होगा CUT, वो ऑनलाइन बेस्ड होगा CBT, तो ऐसा नहीं होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4th क्वेश्चन ये वाला आया तो मेरे साइड वाले को भी 4th क्वेश्चन वो होगा, उसका हो सकता है 10th क्वेश्चन वो वाला हो। तो चीटिंग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप इधर उधर मुंडी भी नहीं हिला सकते। आप फोकस कीजिए, चीटिंग करने बैठेंगे तो आपके 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए पढ़कर जाइए और पेपर क्रैक करके आइए। धन्यवाद। Next question is how the exam is conducted in CBT mode, as it is my first time, and some tips to follow during the exam. तो CBT में कुछ नहीं होगा, आप जाएंगे वहाँ पे आपको एक कंप्यूटर के सामने बिठा देंगे, आपको अपना रोल नंबर वगैरह भरना होगा, और फिर जब टाइम स्टार्ट हो जाएगा तो क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, तो सॉल्व कीजिए और जवाब दीजिए। पर इसमें जो टिप्स मैं देना चाहूँगी वो होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहला सब्जेक्ट चूज़ किया, आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देंगे, तो आप चेंज नहीं कर सकते। जब तक आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है वो सबमिट नहीं होता, आप दूसरे सब्जेक्ट पे चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान से सोचिए कि आप कौन सा सब्जेक्ट पहले चूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने मैथ्स पहले चूज़ किया था, बिकॉज़ तब मेरा माइंड फ्रेश था और मैं बिल्कुल स्ट्रेस नहीं थी। बट मेरे कुछ दोस्तों ने मैथ्स लास्ट में किया और तब तक वो एग्जॉस्ट हो चुके थे और इसलिए उनके एग्ज़ाम में बहुत स्ट्रेस हुआ। तो ध्यान से सोच समझ के आप चूज़ कीजिएगा कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आपको पहले देना है, आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें एक और टिप मैं ऐड करूँगी कि प्लीज़ मुंडी मत हिलाइएगा, कैमरा होता है, आपको पकड़ लेंगे कि आप इधर उधर अपनी मुंडी हिला रहे हैं, इसलिए नीचे देखिए, सॉल्व कीजिए, एंटर कीजिए, सॉल्व कीजिए, एंटर कीजिए, मुंडी मत हिलाइए। तो थर्ड टिप मैं दूंगी कि आप शॉर्टकट्स यूज़ कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो 2 तरीके से होता है, एक लॉन्ग कट भी होता है और एक निंजा टेक्निक होती है शॉर्टकट। तो आप कोशिश कीजिए कि आप उससे करें, बिकॉज उससे बहुत टाइम सेव होता है और वो सिर्फ 2 शीट्स देते हैं तो शीट्स भी बहुत जल्दी भर जाती है। हम नहीं चाहते कि हम शीट्स वेस्ट करें और वो लेने के चक्कर में हमारा और टाइम वेस्ट हो। हमें लगता है कि 1 घंटा बहुत है, पर जब हम वहाँ बैठते हैं वो 1 घंटा ऐसे निकल जाता है। इसीलिए फालतू इधर उधर मुंडी हिलाने में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और शीट्स मांगने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अपना पेन लेकर जाइएगा, दूसरों से मत मांगिएगा। धन्यवाद। दीदी आप PCM बैकग्राउंड से थी तो जर्नलिज्म का कोर्स कैसे DU से, प्लीज़ रिप्लाई। तो जर्नलिज्म के लिए मुझे 2 सब्जेक्ट्स नेसेसरी थे, एक था मेरा लैंग्वेज जो इंग्लिश था और एक जनरल टेस्ट, और इस वजह से मैं जर्नलिज्म का कोर्स कर पा रही हूँ DU से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज पसंद नहीं आया तो? अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज पसंद नहीं आया तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। एलोकेशन सिस्टम का यही फ़ायदा है CSAS का, कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट के हिसाब से वो आपको कॉलेजेस एलोकेट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में पसंद नहीं आया तो आप अपग्रेड कीजिए, और आपको अगर पसंद आ गया है तो आप फ्रीज़ कीजिए। नेक्स्ट इज़, प्रेफरेंस लिस्ट का सीन वापस समझा दो। तो बिल्कुल शांति से डिटेल में मैं आपको प्रेफरेंस लिस्ट का सीन समझाती हूँ। सबसे पहले जब DU का CSAS पोर्टल स्टार्ट होगा, ओपन होगा, तो आप वहाँ पे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर एक डेट आएगी जिसमें आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी होगी। तब तक आप रिसर्च करेंगे, जो कोर्स आपको पसंद आएगा आप वो देखेंगे कि हाँ मुझे ये कोर्स पसंद आया है। तो आप फिर देखेंगे कि DU के कॉलेज में से कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जो ये कोर्स प्रोवाइड करवाते हैं। फॉर एग्जांपल BA ऑनर्स जर्नलिज्म को LSR प्रोवाइड करवाता है, कालिंदी प्रोवाइड करवाता है, दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्रोवाइड करवाता है। तो
तो आप देखेंगे कि इन तीनों कॉलेजेस में से मुझे कौन सा पसंद आया। फॉर एग्जांपल मुझे LSR का नाम ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो मुझे ज़्यादा पसंद आया है। मैं रिसर्च करती हूँ और मैं देखती हूँ कि हाँ उसकी रैंकिंग भी ऊपर है, तो मैं जो LSR है उसे फर्स्ट नंबर पे रखूँगी। फिर सेकंड नंबर पे मैं देखूँगी कि दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म ज़्यादा अच्छा है कि कालिंदी ज़्यादा अच्छा है, तो सेकंड नंबर पे मैं कालिंदी को रखूँगी। इस हिसाब से मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरूँगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे 4 कोर्सेज़ पसंद आए हैं, पर सबसे ज़्यादा पसंद मुझे ये वाला कोर्स आया है, कोर्स नंबर A। तो कोर्स नंबर A के कॉलेजेस को मैं पहले रखूँगी, फिर कोर्स नंबर B के कॉलेजेस को रखूँगी, फिर कोर्स नंबर C के कॉलेजेस को रखूँगी और फिर कोर्स नंबर D के कॉलेजेस को रखूँगी। तो जब एलोकेशन राउंड स्टार्ट होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट राउंड में आपको आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में 3rd नंबर का कॉलेज मिल गया, तो फिर आप सेकेंड राउंड के अंदर सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड कॉलेज के लिए ही एलिजिबल होंगे। 3rd के बाद जितने भी कॉलेजेस हैं आपकी एडमिशन उसमें नहीं हो पाएगी। इसीलिए आप कट ऑफ के हिसाब से, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के हिसाब से और अपने मार्क्स के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भरें। सो दैट वाज इट। आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चंस डिटेल में आंसर किए हों और आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो सॉल्व हो गई हों। अगर आपके पास और क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई टू आंसर देम। और मैं आशा करती हूँ कि इस साल आपकी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी में आपकी एडमिशन हो जाए। और अगर आप DU में आना चाहते हैं, आई होप टू सी यू दिस ईयर। ऑल द बेस्ट और CUT फाड़ कर आए।